सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम नवीन मिश्रा है, आप देख रहे हैं क्या मिश्रा सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज मैं आप लोग पढ़ाऊंगा जैव प्रकरण में लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि मैंने क्या बोला, ठीक है। तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जैव प्रकरण, यानी जैव प्रकरण क्या होता है, ठीक है। तो जैव प्रकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जैव एक प्रकरण। जैव का अर्थ है जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरा प्रकरण यानी प्रक्रिया, उसका इंग्लिश होता है प्रोसेस, ठीक है। इसका डेफिनेशन सुनिए, जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए जो भी प्रक्रिया यानी जो भी प्रकरण करते हैं, उन सभी प्रकरणों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जैव प्रकरण यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर को समझाने के लिए, अच्छा तरह समझाने के लिए मैंने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा है, जैव प्रकरण, ठीक है। अब इसका देखिए, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है, दूसरा पार्ट में रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्या होता है, तीसरा पार्ट में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चौथा पार्ट में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पोषण एक जटिल प्रकरण होता है, यह क्या होता है, एक जटिल प्रकरण होता है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपना भोजन करता है, उससे जो न्यूट्रिएंट मिलता है यानी जो पोषक तत्व मिलता है, उससे शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे जैविक क्रिया क्या होता है, तो जैविक क्रिया का मतलब होता है जीव शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो जीव शरीर के अंदर कौन कौन सा क्रिया होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, पाचन की क्रिया हो गई, आपका श्वसन की क्रिया हो गई, परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो भी एक क्रिया है, तो भी एक जैविक क्रिया है। तो उसे इन सभी क्रियाओं को क्या बोलते हैं, जैविक क्रिया बोलते हैं। तो आपको जैविक क्रिया आपको समझ में आ गया और पोषण भी समझ में आ गया होगा। इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पोषण तो समझ लिए, अब समझते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उन सभी जीवों किसमें रखा जाता है, स्वपोषी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा जो होता है हेट्रोट्रोपिक यानी विषमपोषी पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीवधारी अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उन सभी जीवों को क्या बोलते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। और वैसे पोषण की विधि को क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं, यानी हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण आप पढ़ लिए, ठीक है। और विषमपोषी पोषण के भी 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, प्राणी संपोषी, परजीवी पोषण, निर्जीवी पोषण, सहजीवी पोषण और कीटभक्षी पोषण, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब प्राणी संपोषी क्या होता है, तो प्राणी संपोषी वे जीव जो अपना भोजन ठोस रूप में ग्रहण करते हैं, यानी किसके रूप में ग्रहण करते हैं, द्रव और गैस के रूप में नहीं, ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इन जीवों को किसको अंतर्गत रखा जाता है, प्राणी संपोषी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और प्राणी संपोषी के भी 3 प्रकार होते हैं, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। तो आप इसका एग्जाम्पल जानते हैं, यहाँ पर लिख दिया, भेड़ बकरी हो गया। भेड़ बकरी क्या हो गया, क्या शाकाहारी का एग्जाम्पल हो गया। मांसाहारी का एग्जाम्पल लिखेंगे तो शेर, बाघ, चीता हो गया, ठीक है, इसमें मांस खाते हैं। और सर्वाहारी का उदाहरण देखें तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली हो गया, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप प्राणी संपोषी समझ गए, ठीक है। अब दूसरा टाइप होता है क्या, परजीवी पोषण, ठीक है। और परजीवी पोषण क्या होता है, तो नामे से था लगता है कि परजीवी यानी यह दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी दूसरे जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका भी 2 प्रकार होता है, एक बाह्य परजीवी यानी बाहर वाला परजीवी और एक आंतरिक परजीवी यानी अंदर वाला परजीवी। तो बाह्य परजीवी को देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, खटमल, जू, मच्छर हो गया। तो खटमल, जू, मच्छर ये सभी शरीर के बाहर रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। जू शरीर के बाहर रहकर क्या अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, यानी खून चूस कर अपना पोषण करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मच्छर भी बाहर से आकर आता है, खून चूसता है और चल जाता है। तो ये भी किसके अंतर्गत हो गया, बाह्य परजीवी के अंतर्गत हो गया, ठीक है। और आंतरिक परजीवी के अंतर्गत फीता, कृमि, स्पीरीज, प्लाज्मोडियम, टेपवर्म आता है। इन सभी को आप आगे ही क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सभी शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आप समझ लिए प्राणी संपोषी क्या होता है, ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी सब जंतुओं को किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्राणी संपोषी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है।
परजीवी पोषण समझ लिए, बाह्य परजीवी खटमल, जू मच्छर, आंतरिक परजीवी एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, फीताकृमि, सब क्या हो गया आंतरिक परजीवी का अंतर्गत है, ये सब समझ लीजिए। अब समझते हैं मृतजीवी पोषण। इसका भी नाम से ही पता लगता है कि मृत जानवरों के मांस को या सड़े हुए मांस या सड़े हुए पदार्थों को खाकर अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप समझ लीजिए मृतजीवी। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक है। कवक, मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, मृतजीवी के एग्जाम्पल हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर सहजीवी, इसका भी नाम से ही पता लगता है कि यह साथ रहकर अपना पालन पोषण करते हैं, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, वे दो जीव जो आपस में रहकर अपना न्यूट्रिशन करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, तो उन जीवों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, सहजीवी के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है। तो इसको याद रखिए, क्योंकि ये सब एक नंबरिया में अगर पूछ देगा तो आप पक्ष से मुँह बात दीजिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीट भक्षी पोषण, सबसे लास्ट में जो पोषण आता है कीट भक्षी पोषण हो गया। तो वे जीव जो कीटों को खाकर अपना भोजन, जो कीटों को खाकर अपना पोषण करते हैं, उन जीवों को कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत रखा है, ठीक है। अब कीट भक्षी का उदाहरण लिख लीजिए, यहाँ पर फलस पादप हो गया, ब्लडर वॉर्ड हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, कीट भक्षी पोषण के एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और अगर कमेंट में अगर आपको शर्म आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट करके आप जो भी चाहें, जिस तरह चाहें, मैं आपको उस तरह समझाने की कोशिश करूँगा। चाहे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही क्यों ना बनाना पड़े, आपके लिए मैं बनाकर समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको उतार लीजिए, यानी इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कार्यों के अनुसार भोजन के प्रकार, यानी कार्यों के अनुसार भोजन के कितने प्रकार होते हैं, यानी किस भोजन का कार्य किसमें होता है उसका प्रकार, इसको 3 भागों में बांटा गया है। शरीर निर्माता यानी बॉडी बिल्डर्स फूड, ठीक है। बॉडी बिल्डर्स फूड के अंतर्गत क्या आता है, प्रोटीन और खनिज यानी मिनरल्स, ठीक है। प्रोटीन और खनिज क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है, यानी उससे मसल्स बनता है, बोन्स मजबूत करता है, तो उसका यानी उसको क्या कहते हैं, यानी शरीर निर्माता यानी बॉडी बिल्डर्स फूड कहते हैं। प्रोटीन और खनिज को शरीर निर्माता यानी बॉडी बिल्डर्स फूड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्या है, ऊर्जादायक, ठीक है। ऊर्जादायक यानी एनर्जी लिबरेटर फूड हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम ऊर्जादायक यानी एनर्जी लिबरेटर फूड कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा नंबर में विनियंत्रक यानी रेगुलेटर फूड, जैसे में विटामिन हो गया, खनिज हो गया, इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है, विनियंत्रक यानी रेगुलेटर फूड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इससे हमारा शरीर रेगुलेट होता है, ठीक है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे विटामिन हो गया, विटामिन में कितने प्रकार होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सब क्या हो गया, सब विटामिन किसके का, मैंने इसका यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है सब, ठीक है। ये सब विटामिन हो गया, खनिज हो गया, तो इसको किसके अंतर्गत रखा है, विनियंत्रक यानी रेगुलेटर फूड के अंतर्गत रखा है। तो इस सबको मतलब ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी VVI टॉपिक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो अब देखिए इसको, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल यानी H2O एवं पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हाँ, जो लिखा है ना नीचे वाला, इसको तो आप बढ़िया से याद मत कर लीजिए, ठीक है। अगर इसको अगर नहीं याद करते हैं और एग्जाम में नहीं लिखते हैं तो इस सवाल आता है 2 नंबर है, ठीक है। और 2 नंबर में इसको लिख लीजिए, पूरा सही से लिख लीजिए, ठीक है। इसको अगर नहीं लिखिएगा तो अगर आप बिहार बोर्ड से होंगे ना तो भूल जाइए, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर CBSE से होंगे तो 1-2 नंबर मिल जाएगा, तो बिहार बोर्ड से तो खत्म है, जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम ईजी टॉपिक है, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे जड़ से जल लेते हैं यानी H2O लेते हैं, वायुमंडल से CO2 किसके माध्यम से लेते हैं, रंध्र के माध्यम से लेते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने में वही ना आता है। तो वायुमंडल से क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। अब देखिए जड़ से क्या लिए, जल ले लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ले लिए, पर्णहरित के माध्यम से, पतिया में पर्णहरित होता है यानी क्लोरोफिल होता है, उसके माध्यम से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे एक रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूछता रहता है हमेशा, आप देखिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको प्रकाश संश्लेषण समझा दिए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर रंध्र उसमें बताया ना, गैसों के आदान प्रदान में रंध्र का काम होता है, ठीक है। तो रंध्र पत्तियों का, मतलब पत्तियों का नहीं कहेंगे, पूरे पेड़ पौधे का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होता है, गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। और यहाँ पर देखिए रंध्र के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन सुनिए,
पतियों की सतह पर पाए जाने वाली वे छिद्र जिनका खुलना और बंद होना उनके द्वार कोशिकाओं यानी गार्ड सेल पर निर्भर करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए इसका क्या काम होता है। तो गैसों का विनिमय पहले ही बता दिए, CO2 और ऑक्सीजन का मतलब विनिमय करना, आदान प्रदान करना, निकालना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गैसों का विनिमय तो आप समझ लिए क्या होता है, और वाष्पोत्सर्जन इसके बाद पाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो रंध्रों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब रंध्र देखिए यहाँ पर ये रंध्र हो गया। ठीक है, और ये आगे पाछी दो मोटा चीज़ है, इसे क्या कहते हैं, द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीच में जो है वो रंध्र छिद्र यानी स्टोमेटल पोर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। ठीक है, इस सब इंग्लिश को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जाइएगा तो आपको हिंदी में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, इंग्लिश में सब कोई पढ़ाएगा, तो इन सब का इंग्लिश ध्यान से लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये जो बूंदा है इसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पढ़ाए थे ना स्टोमेटा यानी रंध्र में आपको क्या पढ़ाए थे, यह गैसों के विनिमय में सहायक होता है और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। ठीक है, यानी ट्रांसपिरेशन में सहायक होता है। ठीक है, अब समझते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो रंध्रों से होकर भाप के रूप में जल की हानि ही क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्प जो उत्सर्जन, यहाँ पर संधि हो गया। ठीक है, वाष्प जो उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पों का त्याग, मैंने उत्सर्जन का मतलब होता है त्याग, वाष्प आप जानते हैं भाप को कहते हैं। ठीक है, तो रंध्रों से होकर भाप के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर परासरण यानी ऑस्मोसिस, अब इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण यानी ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली हो गया। ठीक है, और ये उच्च सांद्रण वाला द्रव, मान लीजिए उच्च सांद्रण वाला द्रव हो गया। अब ये प्लाज्मा झिल्ली से उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान में जाना ही क्या कहलाता है, परासरण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण यानी ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस अच्छा से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप आगे क्लास में पढ़िएगा, साइंस लीजिएगा तो आपको 12th में पढ़ना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप ऑस्मोसिस जन्म नहीं किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़िएगा। ठीक है, तो इसलिए इस सबको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि मेटाबॉलिज्म इससे खराब हो गया चाहिए वो, इसको सुने होंगे, लेकिन इसका हिंदी होता है उपापचय। इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोशिका के अंदर अथवा जीव शरीर के अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, यानी कोशिका के अंदर, मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर या जीव शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है, जैविक रासायनिक जो क्रिया होती है, उसको पूरा सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, यानी उन सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे VBI क्वेश्चन देनी है। ठीक है, यानी मात्र 3 ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का, मात्र 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर नहीं कीजिएगा तो आप जानिएगा। ठीक है, क्या कि मतलब समझिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर आपसे होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है आपसे, तो मैं उसको सोल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा और अपना सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तो उसको छाप लीजिएगा। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। और हाँ, जितना भी तेज का होगा सब सोचे क्वेश्चन के करेगा, उससे भी जो तेज का होगा तो क्या करेगा, जो स्क्रीनशॉट बनवाए है ना, उसको भी अपने कॉपी में नोट नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्हें सब तेज का फेल मार देता है और कहता है कि मास्टरवा अच्छा नहीं पढ़ाता। अरे ससुरा, तो जिसको जितना तुमको हम काम दे रहे हो उतना करना, तुम्हारा परसेंटेज नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना। अरे मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट का 87.2% आ सकता है, तो तुम्हारे क्यों नहीं आ सकता, तुम्हारा तो 95% आ सकता है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए। ठीक है, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।